करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, पिछली क्लास आप सभी की पूरी ठीक से नहीं हो पाई थी। इसका पीछे कारण है कि मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं है, बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का परीक्षा लगा हुआ है, जिस कारण मैं ये क्लास लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों का ये क्लास कंटिन्यू जारी रहे, यानी कि रेगुलरिटी बनी रहे। ऐसा ना हो गैप हो जाए और आप लोगों की पढ़ाई में बाधित हो जाए। और अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे होंगे तो 2025 में आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी विषय यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। तो आप सभी जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी जीआईसी जीडीसी यूपीएससी यूपीपीएससी यूपीपीजीटी एमपी सेट दिल्ली ट्रिपल एसबी राजस्थान बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड हरियाणा केबीएस एनबीएस किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये क्लास उस हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो हमारे सोशियोलॉजी के यानी समाजशास्त्र विषय के प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं। तो आइए देखते हैं आज आपके लोगों की क्लास में क्या है। और ये परीक्षा के दृष्टि से आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जिनका भी 2025 में परीक्षाएं हैं विशेषकर वो लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के सामने ला के रख देता हूँ। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट क्लास है इन सब परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों का परीक्षाएँ चाहे यूपी पीजीटी का है वो भी लगा है, और चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का जून में होना सुनिश्चित होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लगा है, और संभवतः वैकेंसियाँ आने वाली ही हैं आपका जीआईसी जीडीसी वगैरह की, आप किसी भी स्टेट की हो। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। वैसे मेरी तबीयत आज भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू आप लोगों की क्लास होती रहे इसलिए आया हूँ ये क्लास लेकर। क्लास शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और क्लास के अंत में एक जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दिया कीजिए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है, हमको बहुत प्रोत्साहित साबित करता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। उसे आप लोगों के द्वारा ही जो है क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है, किस टॉपिक पे चाहिए क्लास आप लोग अगर बताते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे तो मैं अपने मन से आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टि से आपके सिलेबस टू अकॉर्डिंग ही लेकर आता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी का। प्रश्न उत्तर नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जात की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यहाँ से आप देखिए, सांदर्भिक रूप में सांस्कृतिकरण जात की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। कह रहा है यह कथन किसका है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है एम.एन. श्रीनिवास महोदय, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी पोकाक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका आंसर आप नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, योगेंद्र सिंह हो जाएंगे। इन्हीं की अवधारणा है ये, आपका ऑप्शन बी है ना, योगेंद्र सिंह महोदय है इसकी आंसर। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये इन्हीं की अवधारणा है, क्योंकि योगेंद्र सिंह जो हैं आपके सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जात की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है, इनकी अवधारणा। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं। ऑप्शन ए जो आपके हो गए एम.एन. श्रीनिवास महोदय, इनका संस्कृतिकरण की अवधारणा है, आप लोग जान ही रहे हैं। इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया है और उसी समय संस्कृतिकरण की और ब्राह्मणीकरण की जो भी इनकी अवधारणा है। और एम.एन. श्रीनिवास महोदय हिंदू जातियों को पिछड़ी हिंदू कह के संबोधित किया है। तो आप लोगों को पता है, आइए देखते हैं। ये सी दुबे महोदय का आप लोग जान ही रहे हैं। थोड़ा सा आज मैं क्लास बहुत जो है विस्तार नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 2, परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का
6 स्तरीय वर्गीकरण किया है। कितनी स्तरीय? 6 स्तरीय, यानी 6 प्रकार का बांट रखा है ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी कह रहा है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी कह रहा है मैकिम मैरियट, ऑप्शन डी कह रहा है रॉबर्ट रेड फील्ड महोदय है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा प्रश्न नंबर 2 का। तो इसका आंसर आपका ये एस.सी. दुबे महोदय हो जाएंगे। एस.सी. दुबे यानी कि श्यामाचरण दुबे महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, श्यामाचरण दुबे महोदय। क्योंकि परंपरा और प्रॉपर्टियों का एक पुंज है जो कुछ व्यवहार संबंधी मानदंडों और मूल्यों को इस आधार पर अपनाए जाने की और संपन्न किए जाने पर बल देती है, और इनका वास्तविक और काल्पनिक भूत वर्तमान से जो ये तारतम्य रखते हैं, और परंपरा का जो हस्ताक्षर और संरक्षण की प्रक्रिया निहित होती है, जिनके द्वारा एक समाज अपनी संस्कृति का अक्षुण्ण बनाए रखता है। ठीक है, अपनी संस्कृति को वो बनाए रखता है पूरी तरह से भारत में। इसीलिए 6 स्तरीय वर्गीकरण है जिसे आपके श्यामाचरण दुबे महोदय ने विभाजित कर रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 2 आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 3 आपका आ गया। देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था। यह कथन किस विद्वान द्वारा उल्लेखनीय है? ठीक है, कह रहा है ना कि भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद आप लोग जान ही रहे हैं, द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का, ठीक है, एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था, यानी ब्रिटिश के पूर्व भारत में इसका अस्तित्व नहीं था, ये कह रहा है। तो ये जो है कथन किसका है, ये अवधारणा किसकी है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए डी नारायण, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन डी टी.के. उम्मन। तो इसका प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका ए.आर. देसाई। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई महोदय हो जाएंगे। ये सभी के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आइए देखते हैं, प्रश्न समझे गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? कह रहा है कि किसने भारतीय परिवार को ये 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी बांट रखा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी कह रहा आई.पी. देसाई, नहीं, ऑप्शन सी, ठीक, देखिए यहाँ से दे दी। ऑप्शन ए कह रहा जो है के.एम. कपाड़िया, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है आई.पी. देसाई हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया पी.एम. कोलेंडा, ये यहाँ से ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ से ऑप्शन सी होगा पी.एम. कोलेंडा, ये ऑप्शन डी हो गया आपका, जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन डी है, ठीक है, ये ऑप्शन डी हो गया, आप लोग नोट कर लिए। आई करवे आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी पी.एम. कोलेंडा, ऑप्शन डी आई करवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, आप लोग बताइए, क्योंकि कह रहा भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत कर रखा है। तो इसका आंसर आपका पी.एम. कोलेंडा महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिए पी.एम. कोलेंडा महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो गया। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऑप्शन सी यहीं से है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर है। क्योंकि पी.एम. कोलेंडा जो है इन्होंने भारतीयों को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत कर रखा है, और परिवार के जो है प्रकार, जो परिवार का प्रकार का है, ये कहते हैं जो मानव समाज में ऐसे विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। परिवार के प्रकार में जो होता है क्या है, परिवार में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर उल्लेखित परिवार का ये नोट करना चाहें तो नोट कर लिए, 12 प्रकार के इन्होंने बता रखा है, लेकिन ये जो है वैसे परिवार में जो पाया जाता है विभिन्न रूप से, वो
आपका ऑप्शन ए, जैसे 1 नंबर आप नोट करके रख सकते हैं ना, जैसे नंबर 1 है सत्ता या वंश, उत्तराधिकार या निवास स्थान के आधार पर परिवार होता है। दूसरा आपका सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार होता है, ठीक है। और तीसरा आपका जो होता है वो विवाह के आधार पर होता है, और चौथा जो है संबंध के आधार पर होता है परिवार। ये आप सभी को पता होना चाहिए परिवार के प्रकार में। लेकिन इन्होंने जो आपके पीएम कोलंडा है ये 12 प्रकार के बता रखे हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 तो आपका ये हो गया। प्रश्न नंबर अगला, ये प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है। प्रश्न कह रहा है आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए करा हेल्ड, ऑप्शन बी ओहमे, ऑप्शन सी हर्स्ट, ऑप्शन डी थॉमसन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5। ये हालांकि नए प्रकार के प्रश्न हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है आपका 2015 के यूजीसी नेट जेआरएफ में, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपका जो है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओहमे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी ओहमे महोदय आपके ये हो जाएंगे, ठीक है, जो कि वैश्वीकरण का मुख्य संचालक है, ये इन्हीं की अवधारणा है। और वैश्वीकरण के बारे में आप सब जान ही रहे हैं क्या है बाजारीकरण, जिसको जो सामाजिक आर्थिक संबंधों का एक संपूर्ण यानी कि पूरे विश्व तक विस्तार, जिसका फैलाव फैला हुआ है, ठीक है, यानी कि पूरे विश्व तक वैश्वीकरण यानी बाजारीकरण। और वर्तमान समय में जो ह्यूमन नेचर यानी कि मानव जीवन है, जो इसके जो है अनेक पक्ष देखे जा सकते हैं। जैसे कि समाज में हम रहे हैं, उनसे हज़ारों मील दूर स्थित संगठन और सामाजिक ताने बाने से ये समाज बनाया गया है। इस प्रकार विश्व एक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये अब जो दूरियां हैं इस आधुनिक युग में सब मिटती जा रही है, तो ये वैश्वीकरण की बातें की जा रही है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 6 आप लोग क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपका ये नोट कर लिए, कह रहा है मैकडोनलाइजेशन, ठीक है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये ठीक है 1993 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जो मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक है जो 1993 में आई थी, इसके लेखक कौन है कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा जी रिटजर, ऑप्शन बी कह रहा बी स्मार्ट, ऑप्शन सी कह रहा ए गिडेंस यानी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन डी कह रहा आई वाल्ड स्टीन महोदय। तो इसके लेखक कौन है, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी जो 1993 पुस्तक आई थी। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ 15 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर जी रिटजर महोदय हो जाएंगे, ये इन्हीं की पुस्तक है। ऑप्शन ये नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आइए आप लोग नोट करते हुए चलिए। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 था ये। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 यही कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिए फिर आंसर दीजिए। आप लोग सुनिए ध्यान से। ऑप्शन ए सार्वभौमिकीकरण, ऑप्शन बी है संकीर्णतावाद, ऑप्शन सी भूमंडलीकरण, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस और दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत करके चले आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भूमंडलीकरण, ठीक है। मैंने कहा ना अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत कर देंगे। ये भूमंडलीकरण की यानी ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो वैश्वीकरण विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी राज्यों के लिए अनुकूलन स्थिति भी सृजित करता है, क्योंकि वैश्वीकरण
क्या है आप लोगों को पता है, पूरा विश्व इस वैश्वीकरण में एक समान हो जा रहा है, यानी कि कहीं आ जा सकते हैं। आपका जो सामान है, जो बाजारीकरण व्यवस्था, आप किसी राष्ट्र से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी कि पूरा विश्व एक हो चुका है। उसी को आपका जो है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की संज्ञा दी जाती है, नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 8। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कापी पेन लेके बैठे होंगे और थोड़ा सा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों को लगे, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम तक, परीक्षा तक एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट नोट्स तैयार हो जाए। एग्ज़ाम के पहले अगर छोटा सा नोट्स तैयार रहता है, अगर परीक्षा के पहले रिविज़न कर लिया जाता है, तो जो एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोगी साबित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है। क्या वैश्वीकरण में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता दोनों सम्मिलित है, ये किसका कथन है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा वाल स्ट्रीन, ऑप्शन बी कह रहा वाटर्स महोदय, ऑप्शन सी कह रहा गिडेंस, ऑप्शन डी कह रहा रॉबर्टसन महोदय। तो प्रश्न नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन डी रॉबर्टसन महोदय। ठीक है, आप लोग चाहे आप लोग खासकर ये वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ इस क्लास को ध्यान दें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनकी परीक्षा है, और यूजी नेट जेआरएफ जिनका जून में है। ठीक है, वो लोग विशेष रूप से इस क्लास को ध्यान दें, और यूपी पीजीटी और जो पीजीटी और प्रवक्ता वाले हैं वो तो ध्यान दे ही रहे हैं खासकर, क्योंकि अगर वो नहीं ध्यान देंगे तो फिर दिक्कत उनके लिए भी आ जाएगी, क्योंकि ऐसे जो टिपिकल प्रश्न है ना, वो गलत कर देंगे तो दिक्कत होगी। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, ये तो 8 नंबर प्रश्न आपका हो गया, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, किसने यह तर्क दिया कि श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। ठीक है, यह तर्क किसका है कि जो है श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। तो आपका ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा वर्जीनियस खाखा महोदय, ऑप्शन सी कह रहा आर के जैन, ऑप्शन डी कह रहा उत्सा पटनायक। तो इसका आंसर मैं बताता चलूँ आप लोगों को, क्योंकि जो आप सब प्रैक्टिस वगैरह सॉल्व करते होंगे वही इसका आंसर दे पाएंगे। बाकी जो लोग केवल प्रैक्टिस नहीं सॉल्व करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो है क्लास देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी सॉल्व करते रहिए और किताब वगैरह भी थोड़ी सी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को 2025 में सफलता पानी है, अपने टारगेट और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी उत्सा पटनायक, ये नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी। इन्हीं का ये जो है कथन है कि श्रम शोषण के मद्देनज़र भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न यह है आपका। आइए आपके सामने प्रश्न नंबर 10 आ गया। देखिए ये क्या कह रहा, ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन किसने किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है आस्कर लेविस, ऑप्शन बी कह रहा है एस.सी. दुबे, ऑप्शन सी कह रहा है रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी कह रहा है ए.आर. देसाई। ठीक है, अच्छा लाल रमणलाल देसाई, ऑप्शन डी हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामकृष्ण मुखर्जी महोदय हैं इसके। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, जिसको आर के मुखर्जी करके आप लोग आंसर में ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, इन्हीं का जो है ये अवधारणा है, क्या है कि ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा ही किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी का, प्रश्न नंबर 11। सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 11 कि यह तर्क
किसने दिया था कि हरित क्रांति के बाद, क्या है कह रहा है कि यह तर्क किसने दिया था कि हरित क्रांति के बाद, क्या हरित क्रांति के बाद व्यवस्था में संबंध श्रमिक बहुत हद संगठित क्षेत्र के अस्थायी रोजगार की तरह ही था। ठीक है, यह किसका तर्क है, कह रहा है कि यहाँ से देखिए कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबंध नहीं संबद्ध, ठीक है, दा आधा दा लगा ना, दा में आधा धा, ठीक है, तो ये संबद्ध श्रमिक बहुत हद संगठित क्षेत्र के अस्थायी रोजगार की तरह ही था। तो ऑप्शन ए कह रहा पॉल ब्रॉस, ऑप्शन बी कह रहा GS भल्ला, ऑप्शन सी कह रहा ए रुद्रा, ऑप्शन डी कह रहा जे मोहन राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ए रुद्रा। ठीक है, ये नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन सी ए रुद्रा इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का, क्योंकि ये रुद्रा महोदय ने कहा है कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के स्थायी रोजगार की तरह ही था। और हरित क्रांति के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत 1966 और 67 ईस्वी के आसपास हुई थी जो है। और हरित क्रांति जो है का श्रेय आपके जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग महोदय, नोट कर लीजिएगा, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के। और हरित क्रांति से अभिप्राय इनका रहा है कि जो असिंचित क्षेत्र हो, मतलब जहाँ सिंचाई के साधन ना हो, वहाँ सिंचित क्षेत्र की मतलब व्यवस्था किया जाए जल की, ठीक है, पानी की, जैसे हर चीज़ की। तो इससे क्या है ना, हरित क्रांति आएगा तो उपज देने वाले जो संकर तथा बौनी बीजों का उपयोग था, जो फसल उत्पादन में वृद्धि करना इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जल की व्यवस्था पे बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र जो था कृषि का, उसिंचित क्षेत्र करने के बहुत ज़्यादा जोर दिया। और जो है बीजों पे इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, अच्छे बीज किसानों को प्राप्त हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 11 हो गया, प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 12 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, आज थोड़ा सा क्लास जल्दी हो जाएगी क्योंकि मैं, आप लोग देख ही रहे हैं क्लास मेरी तबीयत सही नहीं, बहुत तेज़ बोल भी नहीं पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, लेकिन परीक्षा आप लोगों का निकट है इसलिए क्लास कराना ज़रूरी था। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार का कार्य करता है जिनका संबंध होता है। जो ट्रेड यूनियन है ये विभिन्न प्रकार का कार्य होता है, तो इनका संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा औद्योगिक संगठन से, ऑप्शन बी कह रहा, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से, ऑप्शन सी कह रहा समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त सभी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो इसका आंसर आप लोग सही कर देंगे। ठीक है, ये गलत नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। कैसे सही है आप लोग देखिए, जो ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार का कार्य करता है जिनका संबंध होता है औद्योगिक से होता है, ट्रेड यूनियन संबंधी क्रियाकलाप से, समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलाप से तो होता ही होता है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है औद्योगिक कामगारों की थकान को कम कर, क्या कह रहा है, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। ठीक है, औद्योगिक जो कामगार हैं, जो मतलब मजदूर हैं, जो लेबर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, उनके थकान को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका काम के घंटों को बढ़ाकर। तो ये तो ऐसे गलत हो गया, काम के घंटों को बढ़ाकर कहाँ किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर, ऑप्शन सी कह रहा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, तो आंसर गलत होगा ही नहीं, ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर। ठीक बात है, जहाँ जो है आपके लेबर रहते हैं यानी मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग जहाँ काम करता है, वहाँ आप उनके जो है अनुकूल जो कार्यस्थल हो, वहाँ साफ सफाई और जो है
पूरी सुविधाएं हो उनके रहने खाने बैठने की, जो एक स्वच्छ वातावरण रहे, तो वही कह रहा कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराकर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 आपका, ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है कि भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई है। अच्छा, प्रश्न नंबर जो है ये 14 नंबर है प्रश्न, कह रहा भारत में सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत प्रदान की गई है। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये ऑप्शन ए कह रहा। ऑप्शन बी कह रहा भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, ऑप्शन सी कह रहा कारखाना अधिनियम, ऑप्शन डी कह रहा औद्योगिक रोजगार अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, प्रश्नानुसार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। क्योंकि सामूहिक सौदेबाजी जो होता है, औद्योगिक विवाद सुलझाने में सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। जैसे श्रम संघ विकास होता गया, वैसे वैसे सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग किया जाने लगा। और इसके बढ़ते प्रभाव को सामूहिक सौदेबाजी के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व जो है होने लगा। और इन्हीं की मांगों को लेकर जो सौदेबाजी करते थे, उसी के लिए ये कानून लेकर आया गया, औद्योगिक विवाद अधिनियम कानून, जिसके तहत इनकी विवाद को सुलझाया जाने लगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है। देखिए नहीं कह रहा है, इनमें से कौन सा विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है। तो आपका ए कह रहा ऑप्शन सर्वप्रमुख देश, ऑप्शन बी कह रहा परिधीय देश, ऑप्शन सी कह रहा विश्व स्तरीय देश, ऑप्शन डी कह रहा अर्ध परिधीय देश। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है आप देखिए, थोड़ा सा कॉमन चिन्ह यहाँ भी अगर उपयोग करेंगे तो सही हो जाएगा। इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये विश्व स्तरीय देश हो जाएंगे प्रश्नानुसार। क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं अगर ध्यान देंगे तो आप गलत करेंगे नहीं। तो आपका इस नहीं कैसे, क्योंकि विश्व व्यवस्था सिद्धांत का जो अंग बनाए गए हैं ये सर्वप्रमुख देश हैं, परिधीय देश हैं, अर्ध परिधीय देश हैं, ना कि आपका विश्व स्तरीय देश है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। यहाँ भी देखिए नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें से मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा। इसका जो है आंसर गलत आप लोग तो कर ही नहीं सकते, पहली बात। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिक्षा घटक, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी शहरीकरण का स्तर। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, कह रहा कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो नहीं में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा ना। आप ये शहरीकरण का स्तर इसके तहत नहीं आता है, क्योंकि आप लोग इसको तो ऐसे प्रश्न बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, जनसंख्या नगरीकरण प्रश्न है ये जो जनसंख्या से, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक का जो संकेतक है जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा घटक है, शिक्षा भी उसमें आता है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय इसमें जोड़ा ही जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 आपका कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया था, नहीं कि, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा महबूबुल हक, ऑप्शन बी कह रहा समीर अमीन, ऑप्शन सी कह रहा एजी फ्रैंक, ऑप्शन डी कह रहा
आइवाल्स्टीन। तो ये प्रश्न आपका मानव विकास सूचकांक का विकास किस जो है समाजशास्त्री या किस विद्वान या किस शिक्षा शास्त्री पूछा जा सका है, किस जो है किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर, ये प्रश्न बार बार रिपीटेड रहा है परीक्षाओं में, हर एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, जीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, गलत कर ही नहीं सकते। ये आपके महबूब उल हक जो है महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए महबूब उल हक, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं, आप जान ही रहे हैं इसके बारे में, पाकिस्तानी विद्वान रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं महबूब उल हक, जिन्होंने आपके जो भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, जो 1990 में ये शुरू किए थे अमर्त्य सेन, तो उसी के तहत ये मानव विकास सूचकांक जो है, यानी कि क्या है आपका मानव विकास सूचकांक, जो जिसे HDI बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता, दुनिया भर के देशों के लिए रहने मानकों का एक तुलनात्मक उपाय है, मतलब तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो इसके जो है आपका आंसर हो जाएंगे महबूब उल हक, ये एक पाकिस्तानी जो है अर्थशास्त्री हैं, ये भी नोट कर लिए। ये प्रश्न बार बार पूछा गया आपका UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PGT हम एग्जाम में पूछा गया, GS में भी PCS वगैरह में पूछा गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि लाइव टेबल का निर्माण, ठीक है, क्या कह रहा है, लाइव टेबल का निर्माण, ये डॉट डॉट है, ध्यान दीजिएगा, की मदद से किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, तो लाइव टेबल यानी कि लाइव टेबल का मतलब जीवन सारणी हो जाएगा, ठीक है। टेबल माने सारणी, लाइफ माने जीवन, जीवन सारणी का निर्माण जो डॉट की मदद से किया जाता है। तो ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी अपरिष्कृत मृत्यु दर, ऑप्शन सी हो गया आयु विशिष्ट मृत्यु दर, ऑप्शन डी आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। लाइफ यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, जीवन सारणी इसको कहा जाता है, जीवन सारणी का निर्माण डॉट की मदद से किया जाता है, शिशु मृत्यु दर की मदद से, कि अपरिष्कृत मृत्यु दर की मदद से, कि आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से, कि आयु लिंग पिरामिड की मदद से। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न भी जनसंख्या से है आपका, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा लाइव टेबल का निर्माण आयु विशिष्ट मृत्यु दर की मदद से किया जाता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका कह रहा है, वह सिद्धांत जो जनसंख्या वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। यही कह रहा कि वह सिद्धांत जो जनसंख्या वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, ठीक है, चरणों से जोड़ता है, तो के रूप में जाना जाता है, डॉट डॉट इसमें भरना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है धन का प्रवाह सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है माल्थस का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक कोष का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 19 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये सारे प्रश्न देखिए जनसंख्या से हैं, आप लोग जनसंख्या जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आपका ये सिलेबस में है, जनसंख्या आप लोग जान ही रहे हैं। तो वह सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि को विकास के चरणों से जोड़ता है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर क्या है ये 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिवार नियोजन के परे, क्या कह रहा है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। क्या ये परिवार नियोजन के परे अवधारणा का परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी कह रहा है JC कोल्डवेल, ऑप्शन सी कह रहा है DJ बॉब, ऑप्शन डी कह रहा है आपका बी बुरे लॉसन महोदय, ठीक है, बी बुरे लॉसन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन से संबंधित आपका जनसंख्या संबंधित है, प्रश्न नंबर 20 का आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी बुरे लॉसन महोदय हो जाएंगे, ठीक है। ये परिवार
सॉरी फ्रेंड, ये परिवार नियोजन से संबंधित परिवार नियोजन के परे की अवधारणा जो दे रखा है आपके बी वेल्लेसन महोदय ने ही दे रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का कितने प्रश्न 20 प्रश्न ही थे, जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को पता है। ये उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का।